तीन मूर्ति भवन आप कितने साल के बाद गई? मैं यूं तो एक आध दफ़े बाहर बाग में कई बार घूम आई थी, मगर भाई के निधन के बाद मैं अंदर नहीं गई, न वहाँ रहने का मौका हुआ। कैसा लगा? क्या कुछ तब्दीलियाँ नज़र आई? तब्दीलियाँ आदमी नहीं देखता है, क्योंकि वो तो एक दिल की बात होती है ना। दिल में अजीब अजीब ख्याल आते हैं और ये ख्याल नहीं आता कोई चीज़ बदली या नहीं। ये देख के खुशी हुई कि वहाँ सब चीज़ें जैसी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, बाग खिला हुआ, ये सब चीज़ें थी। बाकी तो और मैंने कुछ ख्याल नहीं किया। कुछ पुराने लोग, पुराने दो चार आदमी बेशक मैंने देखे वहाँ। क्या नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम के लिए प्रधानमंत्री का निवास स्थान ही सबसे सही जगह थी? अब ये तो सब लोग जानते हैं, मैं बहुत काफ़ी पब्लिकली भी लड़ी और प्राइवेटली भी। मेरा तो ख्याल है कि प्रधानमंत्री जो हो, घर एक ही होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, विलायत के प्रधानमंत्री का ख्याल आता है तो कोई किसी का नाम नहीं आता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इसी तरह फ्रांस में, इसी तरह जर्मनी में, इसी तरह अमेरिका में। मगर हमारे यहाँ हर एक प्रधानमंत्री ने घर बदला और मेरी राय में ये गलत था। वो मकान आलीशान था, सिक्योरिटी के ख्याल से भी अच्छा था, बड़े बड़े बाग थे, ज़मीन था, उसी में हमारे प्रधानमंत्री रहे होते तो वो सही बात थी। मेमोरियल तो कोई भी बन सकता था उस ज़मीन में या कहीं और ज़मीन लेके। आपने अपनी किताब दी स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में एक जगह जिक्र किया है कि एक भाई दूज पर आपको पंडित जी ने एक साड़ी पहन दिया था जिस पर HR लिखा हुआ था, और एक दूसरे भाई दूज पर उन्होंने आपको एक गीता भेंट की थी। इन तोहफों के पीछे जो एक ख़ास बात है वो आप हमें बताएंगे? वो पिन की तो ये बात है, मैं छोटी थी, कोई 17 बरस की थी, तब होम रूल मूवमेंट मिसेस एनी बेसेंट ने शुरू किया था हिंदुस्तान में। तो बड़े चारों तरफ लोग जोश में थे, जवान लोग एक रास्ता खोज रहे थे और जो नहीं भी जवान थे वो भी परेशान थे। वो गांधी जी के आने के कई बरस पहले की बात है। तो भाई और मेरे पिताजी भी पड़ गए थे उस होम रूल मूवमेंट में, तो मैं भी बहुत चाहती थी। तो मैं 17 बरस की थी, 18 बरस तक हो नहीं सकते थे मेंबर। फिर जैसे ही मेरी 18वीं सालगिरह आई, मैंने अपना नाम दर्ज कर दिया, तो सालगिरह पे भाई ने मुझे HR, जो हरे और लाल रंग थे होम रूल के, तो उन नगों में H और R का एक ब्रोच दिया था। एमरल्स और रूबीज में HR लिखा हुआ था। और वो जो तुमने गीता का पूछा, वो आज भी मेरे पास हमेशा रहती है। वो एक छोटी सी गीता थी, भैया दूज के दिन उन्होंने मुझे दी थी सन 28 में। लेकिन आपके पास 2 और भी गीता है जो खास लोगों ने आपको दी थी। हाँ, बेशक। एक तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी, तो मेरे मेरी माँ बहुत परेशान हुई जब तक हमारी शादी भी पक्की तौर से बंधी नहीं थी। उन्होंने कहा ये कैसे घर में जा रही है कि गीता पहले इसके हाथ पे दे दी गई। वो तो जब तक फिर वो शगुन नहीं हुआ कई महीने बाद, तब तक उनके दिल में इत्मीनान नहीं था कि शादी होगी। इंदिरा जी ने जब राजीव जी की पसंदीदा लड़की के बारे में आपको फ़ोन पर इतला दी तो उन्होंने कहा था प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ माइल्ड शॉक। क्या नेहरू परिवार को इस रिश्ते से मायूसी हुई? बिल्कुल नहीं, मगर बच्चा पढ़ने गया हुआ था, साल भर बाद उसका एक टेलीफोन आया तो एक शौकी के तरीके पे हुआ। न हम लड़की को जानते थे न पूछते थे, मगर यूँ आप जानते हैं हमारे तो ख्यालात ऐसे हैं कि अगर व्यक्ति अच्छी हुई तो फिर और कुछ नहीं देखते। वो भगवान की दया से सोनिया ऐसी निकली कि अगर अपनी कोई ख़ास होती तो भी ना इससे अच्छी हो सकती थी। इंदिरा को तो बिल्कुल उसने दिल से लगा लिया था। इंदिरा गांधी बहुत कंट्रोवर्शियल नेता रही हैं, उनके बचपन की कुछ ख़ास घटनाएं हमें बताइए। उनकी घटनाएं तो सब जानते हैं, मैं क्या बता सकती हूँ। मैंने कहा 3 बरस की होती जब मेरी शादी हो गई, मैं भी गई, मगर बहुत अकेली थी। कोई घर में उस वक्त तक तो घर टूट चुका था। जो सब लोग पहले रहते थे वो लोग बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, काम वाम मिल गए, अलग अलग नौकरियां मिली, कोई कहीं गया, कोई कहीं, घर खाली हो गया था। और वो अकेली बच्ची थी और छुटपने में उसकी तंदुरुस्ती भी बहुत कमज़ोर थी, तो अकेली रहती थी। और
जब वो स्विट्ज़रलैंड गई तो पहले दफ़े फिर वो मिली मिली और लोगों से, अपने बराबर वालों से मिली। उसके बाद फिर कुछ बरस बाद आई थी हिंदुस्तान, मगर वो ज़्यादा आसानी से हिलती मिलती नहीं थी लोगों से छुटपने में। फिरोज़ गांधी आपके घर कहाँ से कैसे आए और क्या उन्हें कमला जी ने दामाद के रूप में पसंद किया? ये बिल्कुल गप है। उस वक्त दामाद के 16 वर्ष की 15 वर्ष की लड़की को उस ज़माने में कोई दामाद नहीं चुनता है। मगर फिरोज़ गांधी एक बहुत अच्छे लड़के थे। एक परिवार वहीं इलाहाबाद का था, यूँ तो बम्बई का मगर इलाहाबाद का, और ये यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे। और जब गांधी जी का आंदोलन चला तो वॉलंटियर हो गए थे। इस सिलसिले में हमारे घर में बहुत आते थे और कमला जी की बहुत सेवा करते थे, खातिर करते थे। और अंदर बाहर आन का उनका बहुत होता था। कमला जी उनके ऊपर भरोसा प्रेम करती थी, ये बिल्कुल सही है। बाकी दामाद वामाद की सब गप है। और इंदिरा की ये बात है कि वहाँ उस वक्त से उसने देखा, और जब इंदिरा विलायत गई पढ़ने तो फिरोज़ इंदिरा की तरफ खिंचाव था, वो भी गया। वो शायद जर्मनी में भी पढ़ा है, विलायत में भी पढ़ा है, और वहाँ फिर वो लोग मिलते रहे। और वहाँ इंदू ने तय किया कि मैं शादी करूँगी। वो बहुत होनहार और अच्छा लड़का था, और मेरा ख्याल है अगर वो ज़िंदा रहता तो वो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं तो कोई बहुत बड़ा आदमी तो यहाँ हो जाता। उसने जो लड़ाइयाँ लड़ी पार्लियामेंट में, वो आज नहीं किसी को हिम्मत है लड़ने की। जवाहरलाल नेहरू का दामाद होना कुछ आसान नहीं था और उनके खिलाफ जाना। अब इंदिरा मुझसे नाराज़ हो जाती थी और हुई जब मैंने उसके ख्यालातों की मुखालफत की। जवाहरलाल नेहरू ने सन 1920 में अपने बाप की मुखालफत की खुली कांग्रेस में, नेहरू रिपोर्ट के ऊपर। बाप बेटों में कोई फ़र्क नहीं हुआ। हाँ, उस वक्त लड़ाई के वक्त, बहस के वक्त सब कुछ एक दूसरे के खिलाफ कहा। जब रिपोर्ट पास हो गई तो इसी तरह फिरोज़ ने जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला किया पार्लियामेंट में। छोटा सा छोकरा था, नई नई शादी हुई, और 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करवाया। अब तो कोई कर सकता है, किसी को निकलवा सकता है, इतनी हिम्मत ही नहीं है। राजीव इतना छोटा लड़का है हमारा प्राइम मिनिस्टर, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसका मुकाबला करे। वो ज़माना और था, शेरों का ज़माना था। वहाँ ये सिखाया जाता था कि अपनी हिम्मत पे और अपनी ईमानदारी और इंटेग्रिटी पे खड़ा होना है। तो इसलिए ये बातें हुई उन दिनों में। फिर वो बेचारा बेमौत मर गया, बहुत छोटा, फिरोज़ गांधी। इंदिरा जी को आपने बहुत चाहा है, एक और बेटी समझा, और आपने अपनी किताब में ये भी कहा है कि आप दोनों की परवरिश, शिक्षा एक ही माहौल में हुई। आप दोनों की विचारधारा और हमदर्दी हमेशा इंसाफ और इंसानियत की तरफ रही। फिर ऐसा क्या हुआ कि गहरी दरार आप दोनों के बीच पैदा हो गई? मैंने अभी कहा ना कि इंदिरा को ये बर्दाश्त नहीं था कि उसकी मुखालफत कोई करे। उसके ख़याल जो थे वो समझती थी यही सही ख़याल है। और मेरी तालीम और मेरी तमाम ख़याल ऐसे हैं कि आदमी उस चीज़ की विरोध करता है जो उसूलों के ख़िलाफ़ हो, नीतियों के ख़िलाफ़ हो। और ये जो आखिर में उसकी नीतियाँ हो गई थी, उनके ख़िलाफ़ मैं बोली, तो इसलिए ये हो गया। बाकी मैंने न कभी उससे मुझे कम मोहब्बत हुई, और ना कभी मैंने किसी स्पीच में या लेख में उसका नाम लिया। ये तो पब्लिक चीज़ें, नीतियाँ तो हम सब की हैं, आपकी और मेरी और यहाँ के नागरिकों की। ये प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी, ये तो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है। और मैं समझती हूँ कि आज अगर कोई गवर्नमेंट में, अब तो खैर मैं पॉलिटिक्स के बाहर हूँ, उम्र भी बहुत काफ़ी है और सेहत भी नहीं है, मगर अब भी अगर कोई, मैं समझूं कि हमारे पुराने सिद्धांत और नीतियों के खिलाफ चीज़ है, शायद मैं आवाज़ उठा सकूं। फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? इंदिरा की वजह से, क्योंकि उसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। वो कहती थी तो फिर मैंने छोड़ दिया। क्या फ़ायदा पार्लियामेंट में रहने से जब प्राइम मिनिस्टर को भरोसा नहीं है। मैंने छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा छोड़ना, क्योंकि मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े लंबे ख्याल थे मेरे कि मैं क्या क्या वहाँ करूँगी। पर वो बातें जब ही हो सकती हैं जब ऊपर वाला हाथ रखे अपने ऊपर। प्रेस और खुशामदी लोगों का इसमें कितना हाथ था? बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि वो हर चीज़ को बढ़ा देते थे। असलियत तो थी,
पर वो बहुत बढ़ा देते थे। इमरजेंसी के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, आप कुछ कहिए। नहीं, कुछ कहना मुझे नहीं है, मैंने तो कह चुकी पब्लिकली, मैंने एक गवर्नमेंट को गिरा दिया। इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर मैं ना होती तो जो विजय होती मगर इसकी आधी होती, और ये तो हिंदू खुद कबूलती थी कि पुप्पी तुम ना आई होती तो मैं ना हारती। ये सही बात थी। अब जब एक गवर्नमेंट ही मैंने गिरा दिया तो अब क्या कहूँ। संजय गांधी का थोड़ी सी देर के लिए राजनीति में उभरने को आप किस नज़र से देखती हैं? मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, फिर घर से इन लोगों से मैं मिलती जुलती नहीं थी। मैं खाली अखबार में जो पढ़ती थी देखती थी, मगर उसका जो रास्ता था वो एक अलग रास्ता था। हमारे परिवार में जो शिक्षा मिली थी और जो जिस तरह से हम पढ़े थे उसके खिलाफ था। वो एक डिक्टोरियल लड़का था और जैसे उसने सब चलाई और माँ को सलाह दी, मेरी नाचीज़ राय है मगर मेरी राय वो गलत थी। उनके एयर क्रैश की खबर का आप पर क्या असर हुआ? बहुत सख्त सदमा, मेरा बच्चा था, बहुत सख्त सदमा। जब हमने सुना यकीन तो आ ही गया, इसलिए कि 2 दफ़ा पहले हल्के हल्के क्रैश हो चुके थे उसके, मगर वो छोटे छोटे थे और ज़िद्दी इतना था कहना किसी का मानता नहीं था। चप्पल पहन के, ढीला पैजामा पहन के कोई नहीं पायलट करता है प्लेन, मगर वो जानता था कि मैं जो बात करूँगा वही सही है, तो अगर किसी ने मना किया तो मैं उसको नहीं मानूँगा। मैं फ़ौरन ही आई, जैसे ही मैंने सुना 9 बजे मैंने सुना, 11 बजे मैं चल दी, मोटर से आई मैं यहाँ। और इंदिरा गांधी के कत्ल की खबर ने आपको किस कदर? उसने तो बिल्कुल ही मार डाला, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि इस उम्र में मुझे ये देखना पड़े, कितनी बुरी बात थी, बहुत ही सदमें की बात थी। अपने निधन के समय संजय गांधी के विचार प्रो वेस्ट बताए जाते हैं और इंदिरा जी का झुकाव ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ, इसके बारे में आप कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, कभी इनसे बातें नहीं हुई। जब बातें चीते अखबार वालों की बातों में मानती नहीं हूँ, और बस जो मैंने पढ़ा वो आपने पढ़ा। बेशक थोड़ा बहुत झुकाव संजय का मालूम होता था प्रो वेस्ट, मगर वो किस हद तक प्रो वेस्ट था और प्रो अपनी चीज़ बढ़ाने का, ये मैं नहीं जानती। ऑपरेशन ब्लू स्टार को आप किस नज़र से देखती हैं? ऑपरेशन ब्लू स्टार तो कुदरती चीज़ थी और हो क्या सकता था, ये मैं समझती हूँ कि अगर इंदिरा को सही सलाहकार होते जो नहीं थे तो बहुत पहले कोई ना कोई कदम उठाया जाता, इसमें कोई शक ही नहीं। हम बहुत दिन से इंतज़ार में थे कि कोई कदम उठाया जाए, पर वो चापलूस लोग जो आसपास थे उन्होंने वक्त ऐसा चुना जो बहुत बुरा था और जिसकी वजह से सैकड़ों आदमियों के दिलों पे बेहद धक्का पहुंचा। वो लोग जो कोई लड़ने को नहीं तैयार थे, मगर फिर भी ये तो एक इतनी बड़ी चीज़ थी कि जब हम लोगों को, मेरे जैसे लोग सहम से गए सुन के, तो फिर कुदरती बात थी। अब राजीव ने जो टाइमिंग की, समझौते की, वो कभी समझौता ना होता अगर वक्त ठीक ना होता और अगर तर्ज ठीक ना होता। उस वक्त गलत था और तरीक़ा भी शायद उस वक्त के लिए ठीक नहीं था, मगर यूँ जो बातें, जो कदम उठाना पड़ा वो एक लाजमी हो गया था, इसलिए कि इतनी देर लग गई थी। एक ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया था मुल्क में और हमारे सिख भाइयों के बीच में कि कोई कदम बढ़ाना ही पड़ा। सन 77 में मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह और जयप्रकाश नारायण का जनता सरकार बनाने और बिगाड़ने में बहुत भारी हिस्सा रहा, लेकिन जो असलियत आप बता सकेंगी वो आने वाले वक्त के लिए एक ऐतिहासिक रिपोर्ट होगी। मैं क्या बताऊँगी, आप लोग पढ़ चुके हैं, मेरा तो कोई हिस्सा था नहीं, क्योंकि इनमें से जितने हैं ये सब नेहरू नाम से जुड़ते हैं। जगजीवन राम जी सहूलियत से, वो चाहे कोई उनमें बुराई हो या कमज़ोरी हो, उनमें सिविलाइज्ड एक तरीक़ा था मिलने का। काम भी उन्होंने इंदिरा के नीचे किया, नेहरू के नीचे किया, मुखालफत भी रही, सब कुछ रही, और नेहरू राम से भी कोई ख़ास मोहब्बत नहीं रही, मगर वो जैसे मैंने कहा कि एक सिविलाइज तरीके से मुखालफत करते थे। और बाकी हमारे भाई चरण सिंह ने तो मेरे मुँह पे कहा कि अगर तुम समझती हो तुमको हम लोग प्रेसिडेंट बनाएंगे तो भूल जाओ। तो मैंने कहा भाई मैं तो न समझती थी न चाहती हूँ, ये ज़बरदस्ती आपने सवाल उठा लिया। और मोरारजी भाई भी, ये लोग इनमें बड़े लीडर हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, अपने अपने तरीके, मगर इन सब में
जिस हद तक हम कहते हैं कि हम मानते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं और देश का काम कर रहे हैं, नहीं, वो अपना काम सब उसमें पड़े रहते हैं। बहुत बहुमत के साथ आने के बाद भी जनता सरकार टिक क्यों नहीं पाई? मेरा ये ख्याल है कि आपस में उनका एकता 1 मिनट भी नहीं था। वो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सब बातें होते हुए भी जनता की ताकत भी उनको मिली। आपस में पढ़े लिखे लोग, ऊंचे दर्जे के लोग थे, सब कुछ था, और उनके हाथ में हिंदुस्तान की हुकूमत इस तरह से दी गई थी कि जैसे कोई भगवान की तरफ से दी गई हो, पर उनमें शक्ति नहीं थी, एकता नहीं थी आपस में। और वो एकता न होने की वजह से सरकार चल नहीं सकी। लाल बहादुर जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में। लाल बहादुर को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी, इलाहाबाद में रहने वाले थे। बहुत दफ़े हम संघ कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे, प्रोविंशियल कांग्रेस के। हम संघ जत्थों में मार्च करते थे, हम संघ जेल गए। उनसे तो काफ़ी मेरी उनकी दोस्ती भी थी और प्यार मोहब्बत भी थी, और बहुत ईमानदार आदमी थे। उनके लिए प्रिजनर ऑफ इंडिसीजन कहा गया है। आप तो नई बात थी ना उनके लिए। एक प्रधानमंत्री को बहुत बड़े बड़े प्रश्नों पे तय करना होता है, हाँ ना, तो उसके काबिल अभी तक नहीं थे। उनको वक्त मिलता तो शायद हो जाते। इंदिरा भी तो जब आई तो बोलने में झिझकती थी, डिसीजन लेने में झिझकती थी, 2-3 बरस में हावी हो गई। और इंदिरा को बनाया इसलिए इन लोगों ने कि ये हमारे हाथ में एक मोम की गुड़िया रहेगी। वो नहीं समझे थे कि नेहरू खानदान में कोई गुड़िया नहीं है। और फिर उसने अपने हाथ में जो जो वो सीखती गई, वो काम अपने तरीके से करती गई। तो ये बात लाल बहादुर जी को मौका ही नहीं मिला, तो हम कह नहीं सकते क्या होता। मगर जो मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर होने के पहले उन्होंने जो काम किया, उसके बारे में ईमानदारी का उनका और यही सुना, और अच्छा तरीका। प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी कैसे रहे? जैसे हमेशा रहते थे, वो ज़रा भी नहीं बदले। बिल्कुल सेल्फ ओपिनियनेटेड, और अपनी राय से टस और मस करने के लिए आज भी तैयार नहीं है। ये बात अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इससे कोई लियाकत नहीं ज़ाहिर होती कि जो मैं आज कह रही हूँ वो मैं कल कहूँ। कल शायद बदल जाए स्थिति, तो उसके बारे में मैं कुछ, उनमें ये बात नहीं है। वो तो बस जो उनके ख्याल हैं वही आपके होने चाहिए, मेरे होने चाहिए। श्रीमती प्रभावती जयप्रकाश जी की पत्नी को आप अच्छी तरह जानती थी। उनके बारे में हमें कुछ? बहुत अच्छी तरह। बड़ी सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी के चंद महीने बाद जयप्रकाश भेज दिए गए अमेरिका, और वो गांधी जी के आश्रम में रही। तब से मैं उसको जानती थी। और फिर आखिर में मेरे संग जेल में 2 बरस रही, 1.5 बरस रही, मैं छूट गई, और फिर वो 6 महीने और रही। वो बहुत ही प्यारी लड़की थी, और बिल्कुल गांधी जी के तर्ज की, वहीं पली थी। वही ख्यालात, वही रहने सहने का, पहनने उठने का ढंग, मगर बहुत प्यारी और अच्छी लड़की थी। जनता सरकार के एक बुजुर्ग नेता ने हाल ही में कहा है कि जयप्रकाश वो नहीं थे जो राष्ट्र उन्हें समझता है, बल्कि वो एक कट्टर कम्युनिस्ट थे। तो क्या हुआ? कम्युनिस्ट कौन है? अछूत है? कौन है? यानी वो जो भी कुछ, पहले तो कम्युनिस्ट वो नहीं थे, ना मैंने कभी कोई उनकी बात पढ़ी जो कहा मैं सोशलिस्ट थे, कट्टर सोशलिस्ट थे। सोशलिस्ट मेरे भाई भी एक किस्म के थे, तो उसमें क्या बुराई है? और किसी के ज़ाती ख्यालों से और इतिहास से जब मुठभेड़ होता है ताल्लुक़, जब उनके हाथ में कोई बागडोर आती है। जयप्रकाश हमारे घर में रहे, स्वराज भवन में बरसों, मेरे घर में रहे। मुझे दिद्दा बोलते थे, जो हमारे यहाँ कश्मीरी में बड़ी बहन को कहते हैं। तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह थे, और बोलना चालना उठना बैठना उनके संग रहा। और उनकी जो कमज़ोरी थी, वो देर लगाते थे कोई बात तय करने में। और जब भाई ने 2 दफ़े उनको मिनिस्ट्री देना चाहा, तो वो चिड़े हुए थे कि अपनी नीतियाँ उनकी नहीं ठीक चल रही थी, तो उन्होंने ना कहा। वो मेरी राय में गलती थी। उनका जैसा आदमी दाहिने हाथ पे होता तो बहुत कुछ करा लेता। और गलतियों की तो ये बात है, जयप्रकाश ने की गलतियाँ बहुत लोग करते हैं, अलग अलग समय पे हो ही जाती है बाज़ वक्त गलती। मगर जो आखिर में उन्होंने बात की
इतिहास में तो वो ही जाएंगे। मैंने वो उनकी मीटिंगें सुनी और वो देखा हिंदुस्तान की जनता के दिल को धड़कते हुए जो उनकी बातों से हुआ, वो शायद गांधी जी के बाद फिर उन्होंने नहीं कर पाए थे वो। आपकी ज़िंदगी के हाई और लो पॉइंट्स? अब हाई पॉइंट्स तो बहुत रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि मैं किसी काबिल नहीं थी, फिर भी मुझे मौके दिए गए और कुछ ताकत भी दी गई जो उन चीज़ों को मैं पूरी कर सकूं। सब में पहले तो पब्लिक जीवन में वो म्यूनिसिपल बोर्ड का काम का सवाल उठा। कांग्रेस ने ये तय किया कि हम अपने नुमाइंदों को खड़ा करेंगे चुनाव के लिए म्यूनिसिपल बोर्ड में इलाहाबाद से। जो 5 लोग खड़े हुए थे उसमें से मैं भी थी। फिर मैं एजुकेशन कमेटी में रखी गई, फिर चेयरमैन बना दी गई और मैंने उस ज़माने में 2 बरस में काफ़ी स्कूलों का काम किया। बच्चों के लिए खाना, दोपहर का खाना शुरू किया। मेरी दूध की स्कीम का एक छोटा सा चुटकुला है, शायद दिलचस्पी हो आप लोगों को। जब मैंने म्यूनिसिपल बोर्ड में कहा कि मैं दूध देना चाहती हूँ बच्चों को, तो बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि उसमें जो लोग बुढ़े बैठे थे कमेटी पे, हिंदू मुसलमान दोनों, बड़े घबराए कि ये बिल्कुल गलत कदम है, थोड़े दिन में ये लोग हमारे मालिक बन के बैठ जाएंगे ये दूध पी पी के। इतना दूध तो खैर देने का सवाल भी नहीं था, क्योंकि बिल्कुल गरीब आदमियों के बच्चे बेचारे आते थे वहाँ बेखाए पिए। तो मैंने एक मिल्क स्कीम के लिए इलाहाबाद में मैं घूमी बड़े बड़े आदमियों के पास और मैंने कहा कुछ पैसा दीजिए। तो बड़ी मुश्किल में थोड़ा सा पैसा जमा हुआ, तो बहुत मुझे बुरा लगा। तो मैंने फिर एक पैसा स्कीम शुरू की। हर मोहल्ले में एक एक डिब्बा लगा रहता था और उसमें लिखा था 1 ही पैसा डालिए। तो कोई 1 डालता था, कोई 4 डालता था, कोई 6 डालता था। हमारे पास इतना पैसा हो गया कुछ महीनों में कि हमने वो स्कीम शुरू कर दी। मेरे अपने पति ने भी मुझे 2-4 हज़ार रुपये दिए थे और डॉक्टर कैलाश काटजू जो पीछे हमारे होम मिनिस्टर बने, उन्होंने भी 2-3 हज़ार रुपये दिए थे। उसी समय लेडी लिंडस्को ने मिल्क स्कीम चलाई टीबी वालों के लिए और उन्होंने खुद मुझसे कहा कि रुपया इस तरह आ रहा था कि रखने की जगह नहीं थी। किस लिए? कि लेडी लिंडस्को ने चलाई। उसके बाद जब लोगों को मालूम हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा मुझे रुपया मिला, तो हमारे भी बड़े बड़े लोग मुझे चेक भेजने लगे और मुझे बड़ी खुशी के साथ, मैं कहती हूँ वो बुरी बात थी, मैंने चेक फाड़ फाड़ के उनको वापस कर दिए। मुझे चाहिए ही नहीं थे। मेरी मिल्क स्कीम पैसों ही पे चली। फिर रिटायर मैं हो गई, जो मेरे बाद लोग आए उन्होंने चलाई नहीं तो ये चीज़ चल गई थी। और सब बच्चों को म्यूनिसिपल स्कूल्स में इलाहाबाद भर में दोपहर को 1 गिलास दूध मिलता था। आप हेल्थ मिनिस्टर भी रही थी। उसके बाद फिर जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, उसमें पहले तो बड़े झगड़े थे। जो कानून में बातें लिखी थी वो मंजूर नहीं थी कांग्रेस को, मगर फिर जब तय हो गया तो फिर कांग्रेस लड़ी चुनाव और उसमें मैं भी नुमाइंदा थी और मैं जीती। और फिर पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने मुझे निमंत्रण दिया कि आप आओ और मेरी मिनिस्टर बनो। अब उस ज़माने में हेल्थ मिनिस्ट्री सबसे रद्दी समझी जाती थी, क्योंकि उसमें पैसा नहीं दिया जाता, होता ही नहीं था देने को, तो कोई ना ले, तो मुझे दी गई। मैं इस औरत थी, मैं क्या करती, चलो वो ही दे दी। मगर मैं बड़ी काफ़ी खुश थी क्योंकि वो बड़ी ज़रूरी थी। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ गई थी। और थोड़े ही दिन बाद अर्ध कुंभ मेला हुआ हरिद्वार में और हमारे जो स्पीकर थे श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, उन्होंने इनकार किया इनॉक्यूलेशन से और बड़ी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हल्ला मचाया, व्याख्यान दिए, लिखा पढ़ी कि कोई ना करवाए। नतीजा ये हुआ कि वो इतना बड़ा कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेले में लोग आए और कॉलरा फैला और आंधी की तरह वो सारे प्रांत में फैला। और मैं जाती थी हेल्थ ऑफिसर्स के संग, तो ये नई बात थी, कभी कोई हेल्थ मिनिस्टर, पहले तो
अंग्रेज़ के नीचे चापलूस होते थे, कभी गया नहीं कोई, सबको बड़ा ताज्जुब होता था। मगर खैर फिर वो आया काबू में। मगर मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मैंने महसूस किया कि असली सेवा क्या हो सकती है, न कि सिर्फ खद्दर पहन लेना या चरखा चलाना, बल्कि जो दुख में हैं उनके दुख को एक हद तक उनका इलाज करवाना, दुख उठाना। और उसी ज़माने में उसके बाद फिर जब बंगाल फैमिन हुई कई बरस बाद, तो मैंने वहाँ काम किया। मैंने ही सेव द चिल्ड्रन फंड हिंदुस्तान में शुरू किया, और अभी मेरे पास एक ख़त आया है उस फंड का बंगाल से। अब वो अलग हो गए हैं, जो बड़ा फंड है, जो यूनिवर्सल फंड है, और उनको बहुत पैसे की ज़रूरत है। तो मुझे लिखा था कि आपने शुरू किया, अब आप इस चीज़ को जारी रखिए और यहाँ पैसा भेजिए मुझे। मेरे हाइलाइट्स पूछती हैं। एक बड़ा भारी हाइलाइट ये था कि मेरे ज़माने में जब मैं हेल्थ मिनिस्टर थी, तो हेल्थ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दोनों थे, और गवर्नमेंट ने गांव पंचायत बिल पेश किया। तो उसमें उस ज़माने में तो आपको याद होगा, हिंदू अलग और मुसलमान अलग वोट करते थे। और इसमें पहले दफ़े इस बिल में हमने हिंदू, मुसलमान, ईसाई हर एक को, यानी जॉइंट इलेक्ट्रेट जिसे कहते हैं, उसके लिए कोशिश की थी। और जो जो बातें उस बिल में थी वो आज भी कई नए बिलों में वो ही डाली गई हैं। वो बड़ा अच्छा वक्त था कि जब हम लड़ रहे थे एक ऐसी नए ख्यालों को कानून के साथ पेश करने के लिए। और जब मैं रूस गई एम्बेसडर होके, तो पहला सवाल मुझसे मिस्टर स्वेरनिक, जो प्रेसिडियम के चेयरमैन थे, उन्होंने पूछा कि वो बिल कैसा चल रहा है। हमने बहुत दिलचस्पी से उस बिल को बराबर उसको देखते गए और पढ़ते गए, उसका क्या हो रहा है क्या। आपके लेक्चर टूर के बारे में, वो भी एक हाईलाइट थे। वो बड़ी भारी, मैं तो कभी बोली नहीं थी, मगर जो विषय था वो ऐसा था कि बिल्कुल आसान, हिंदुस्तान के लिए मैं बोल रही थी। पहले आप बताइए, आप वहाँ पहुँची कैसे? मैं उस ज़माने में तो आज़ादी के पहले का सवाल है, और गांधी जी चाहते थे कि मैं जाऊं और मैं वहाँ लेक्चर टूर करूं और लोगों को समझाऊं कि क्या हम मांग रहे हैं। क्योंकि अमेरिका वाले तो अंग्रेज़ों से उनकी जानकारी थी, अंग्रेज़ जो बताते थे वो उनको मालूम था, और लड़ाई यहाँ हो रही थी, हम लोग उनके ख़िलाफ़ विरोध कर रहे थे। तो गोया हमारी जो एक तस्वीर थी अमेरिकन के दिल में, वो एक अजीब सी थी, गलत फहमियों के ऊपर बनी हुई। तो उस ज़माने में रोज़वेल्ट, प्रेसिडेंट रोज़वेल्ट बहुत दिलचस्पी हिंदुस्तान में ले रहे थे। एक आध खत भी उन्होंने भाई को लिखा था। तो किसी तरह गांधी जी ने उनकी मदद से, उनकी सलाहकारी से, मदद तो नहीं दे सकते थे, वो एलाइज़ में थे, हम एलाइज़ के ख़िलाफ़ थे। ये तय हुआ कि जनरल स्ट्रैटम आया, जो हवाई के चीफ थे, हवा के चीफ, यानी एक तो लॉर्ड माउंटबैटन थे, वो फ़ौजों के चीफ थे, ये स्वतंत्रता संग्राम के समय का, और एक जनरल स्ट्रैटम आया जो हवाई चीफ थे, चीफ ऑफ एलाइड एयर कमांड। उन्होंने मुझे अपनी प्लेन पर रख के और मुझे अमेरिका पहुंचा दिया। मेरे पास कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, पैसा नहीं। मैं जब अमेरिका पहुंची हूँ तो अजीब ही हालत थी। मेरी लड़कियाँ इसके पहले जा चुकी थी, वो भी एक याद रखने की बात है, हाईलाइट तो नहीं। मेरी बड़ी लड़की गिरफ्तार हो गई थी, और वो और इंदिरा मेरे संग थे जेल में। तो उसके दिल में बड़ा एक किस्म की दुश्मनी सी हो रही थी, सफ़ेद रंग, इम्पीरियलिज्म वगैरह। मैं चाहती थी किसी तरह से ये बाहर चली जाए। अब किस तरह भेजे? उस ज़माने में पैसा तो हम लोगों के पास था नहीं, और मेरे पास तो था ही नहीं। और मैडम चैंका शेख आई हुई थी यहाँ। उन्होंने अमेरिकन अथॉरिटी से कह सुन के इसको छुड़वाया कॉलेज जाने के लिए, और वेल्सली कॉलेज में दोनों तारा और लेखा को भर्ती करवाया। अब वो ज़माना था जब हमको कोई नहीं पूछता था। जब मेरे पास तार आया वेल्सली कॉलेज का,
वी आर ऑनर्ड टू एडमिट योर डॉटर्स। भाई इतना रोई, बुरी हालत हो गई कि मैं तो कोई चीज़ नहीं हूँ, देयर इज समबडी इन द वर्ल्ड, कोई है दुनिया में, कोई संस्था जो मेरे बच्चों को ले रही है और ये कहती है कि वी आर ऑनर्ड। तो फिर वो परोल पे छोड़ दी गई और फिर वो लोग गए अमेरिका। जब आप लेक्चर टूर के लिए वहाँ पहुँची तो लेखा और तारा वहाँ थी, वो पहले पहुँच गए थे। अपने लेक्चर टूर के बारे में? लेक्चर टूर के बारे में क्या, अमेरिका एक अजीब मुल्क है, जितना उनको शौक़ है लेक्चर्स का किसी को नहीं। बुढ़ी औरतें, बुढ़े मर्द, जवान, बच्चे सभी आते हैं। और लेक्चर टूर का वहाँ ये तरीक़ा था और है कि लेक्चर ब्यूरोज़ होते हैं और वो बुकिंग करते हैं, तो वो पहले पूछ लेते हैं किस सब्जेक्ट पर क्या। तो उस वक्त तो ये सब्जेक्ट ऐसी थी कि बहुत ही सबको दिलचस्प थी, तो वहाँ जो मैं कर भी नहीं सकती थी उससे ज़्यादा इंगेजमेंट्स हुए। और सब्जेक्ट एक ही थी, इंडिया एंड हर डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। और बड़े बड़े क्लब्स में छोटे, और मेरी फ़ीस इतनी बढ़ गई, इतनी मेरी मांग थी कि चर्चिल को जो मिलती थी लेक्चर टूर वो मुझे मिली फ़ीस। और उस लेक्चर टूर का नतीजा है जो मेरा मकान देहरादून में आ जाए। तो वो और बच्चों को भी मैंने उसी में से पढ़ाया, क्योंकि उस वक्त तक तो मेरे पति मर चुके थे, पैसा नहीं था। वो लेक्चर टूर साल भर 15 महीने। फिर जब शिमला कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई तब भाई ने मुझे बुलाया कि अब तुम आ जाओ। शिमला कॉन्फ्रेंस के वक्त वो छोड़ दिए गए थे, उसके पहले तो लोग सब जेल में थे। मैं वापस आई और फिर यहीं रही। उसके बाद जेल के बारे में अब क्या कहूँ, भूल गई हूँ मैं। मेरी आदत है अच्छी बातें याद रखती हूँ, जो कम अच्छी हैं वो भूल जाती हूँ। पहले जब गए तब तो एक अजीब ही हालत थी। जेल हमारे लिए एक बड़ा भारी हुआ था, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जिसको आदत हो प्राइवेसी की और जिससे हम पले थे और रहे थे, तो एक लंबे से बैरक कहलाते थे और 40 औरतें 30 औरतें, बहुत बुरा लगता था। सब तबके की औरतें थीं, सब एक ही काम के लिए, कांग्रेस काम के लिए। मगर उसमें ऐसी भी थी जो कभी अपने मोहल्ले से नहीं निकली थी, मेरी जैसी भी थी, बीच की भी थी, सब तरह के लोग थे। तो हम लोग मिलने नहीं पाते थे और लोगों से। ए बी और सी क्लास होते थे। सी क्लास तो खैर पॉलिटिकल प्रिजनर्स कम जाते थे शुरू में, बाद में तो सी क्लास ही में भरने लगे। बी क्लास में हम लोग ए में थे। तो ए क्लास में काफ़ी आराम थे इस माने में कि 2 हफ्ते में एक ख़त भेज सकते थे और 3 किताबें रख सकते थे अपने पास और मिल सकते थे 2 हफ्ते में घर वाले से। और 6 बजे शाम को बैरक बंद हो जाता था, 7 बजे सवेरे खुलता था। वो बहुत बुरा वक्त होता था। वो टिमटिमी एक लालटेन हर एक पलंग के पास, न पढ़ा जाए न लिखा जाए, मोमबत्ती का हुक्म नहीं। आपस में झगड़े भी हो जाते थे, वैसे भी हो जाती थी, लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। घर भी याद आता था, मुझे बच्चे भी याद आते थे। मेरी छोटी खाली 2 बरस की थी और मैं अपने रात को खूब कोसा करती थी कि मैं क्यों बिना सोचे आ गई इस छोटी सी बच्ची को छोड़ के। मगर फिर हल्के हल्के आदत हो जाती है। और फिर मैंने जेल में काम शुरू कर दिया और फिर 3 दफ़े जो मैं जेल गई तो मैंने कुछ ना कुछ जेल का काम उठा लिया और उससे दिन भी कट जाते थे, यानी सज़ा भी कटती थी, वक्त भी कट जाता था और जी भी बहला रहता था। जेल में रंजीत साहब की बीमारी, और आप एक बार मिलने गई थी। आपको नहीं मिलती तो मैं बराबर थी जब मैं बाहर थी। बीमारी में मुझे मालूम ही नहीं हुआ, उनको हार्ट अटैक हो चुके थे 2, इतला नहीं हुई मुझे। फिर जब उनको तीसरा हल्का सा हुआ तो मुझे ये ख़त आया कि योर हस्बैंड सफ़र्ड अ माइल्ड हार्ट अटैक। तब मैं बाहर थी, जेल के छूट चुकी थी। और फिर मैं गई तो मैं पहचाना नहीं, बिल्कुल सूख गए थे और सिर उनका घोट दिया गया था, बाल सब शेव कर दिए गए थे और बहुत बुरी हालत थी। मगर वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वो छोड़े जाए, कि माफ़ी मांगे या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ। भाई थे नहीं किससे मैं सलाह करती, कोई अपना बड़ा था नहीं, सब जेल में थे, गांधी जी जेल में थे और मैं जानती थी वो भी यही कहेंगे। तो मेरी तो मर्ज़ी नहीं थी कि वो जेल में रहें और मेरी मर्ज़ी ये भी नहीं थी क्योंकि वो जेल के लायक ही नहीं थे। वो तो एक विद्वान आदमी थे
उनको इतनी दिलचस्पी भी नहीं थी सियासी मसलों में, मगर अब वो वक्त ऐसा था कि एक समंदर की लहर थी, उसमें सब बह गए थे और पड़ गए थे इसी काम में। बहुत बुरी उनकी हालत थी। फिर जब वो छोड़े गए तो फिर कोई उम्मीद भी नहीं थी। इलाज किया 10 दिन, मगर फिर वो चले ही गए। उनके बाद हालात बहुत बदल गए थे। उनके बाद मेरी जीवन तो बदल गया। मैं समझती थी मैं बड़े रईस घर की बहू हूँ और बड़े अमीर आदमी की बीवी हूँ, और सही बात थी। कभी किसी तरह के पैसे का ख्याल और नहीं आया था, और जब चाहिए था वो हमेशा था। इनके मरने के 7-8 दिन बाद मैंने 500 रुपये की चेक काटी, और मेरी एक डेनिश गवर्नेंस थी, बच्चों को देखती थी। वो गई बैंक, वहाँ से वापस आई, कह नहीं ये तो कैश नहीं हुई। मैंने कहा हो सकता है ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो मैंने एक और बैंक के ऊपर कैश की 100 रुपये की, वो भी नहीं कैश हुई। तो मेरे भाई थे, और मेरे भाई इलाहाबाद में वो देखा करते थे, पंडित लाडी प्रसाद जोशी। जब भाई जेल में होते थे तो सब आनंद भवन वगैरह वो देखते थे। मुझसे वो कहने लगे कि भैया मुझे मालूम हो रहा है कि ये तुम्हारे ऊपर ये ऑर्डर गया है बैंक को तुम्हारे देवर का, क्योंकि उन्होंने मेरे ससुरे की विल देखी, और वो थी हिंदू लॉ ज़माने की थी कि कोई औरत नहीं इनहेरिट कर सकती थी बिना लड़के के, और फिर भी वो खाली ज़िंदगी भर के लिए इनहेरिट तो लड़का ही करता था ये। तो एकदम 1 साल आप यकीन मानो बेपैसे के मैं रही हूँ। तो मैं आनंद भवन छोड़ चुकी थी 2 साल पहले। इंदू आ गई थी, इंदू अब बड़ी थी, वो घर चलाती थी, तो पास ही में मैंने एक छोटा सा घर ले लिया था। तो पहले मैंने लिखा घर के मालिक को कि मैं किराया नहीं दे सकती, तो अब मैं छोड़ दूँगी 1 महीने में। फिर मैंने दुकानों को जो मेरी थी उनको लिखा कि गोया मैं आपसे नहीं कुछ ले सकती हूँ। यकीन मानना कि एक मेरे पास आके रोए। मैं इलाहाबाद की बेटी थी, और वो ना उन्होंने मुझसे किराया लिया, ना मैंने अपने नौकरों से कहा, 5-6 नौकर थे उस ज़माने में, तो बहुत होते थे। मैंने अपनी गवर्नेंस से कहा तुम जाओ। 1 साल बिना पैसे खर्चे मैं रही हूँ। जो थोड़ा सा था मेरे पास उसी में खाना पीना रहना, मगर दिल इतना बढ़ गया था कि किसी को मेरे ऊपर भरोसा है। और उसी ज़माने के सिलसिले में फिर ये जेल से छूटे सब लोग, अहमदनगर फोर्ट से, और फिर हेल्थ मिनिस्ट्री कायम हो गई तो मैं उसमें गई। कांग्रेस वाले फिर गए मिनिस्ट्रीज़ में, और उसके 1 साल बाद फिर आज़ादी आई, फिर फॉरेन सर्विस में मैं विदेशी उसमें आ गई। हिंदू कोड बिल और इनहेरिटेंस फॉर वुमेन जब ये तो बहुत पहले से चल रहा था, ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस ने बहुत पहले से उठाया हुआ था, मगर ये तो एक ऐसी चीज़ थी कि हर साल हम स्पीचेस देते थे। मगर जब ये मेरा केस हुआ तो इसको बहुत पब्लिसिटी मिली, और तेज बहादुर सप्रू जो लॉ मिनिस्टर रह चुके थे वो लड़े मेरे तरफ से, और उन्होंने कहा कि हम जीत नहीं सकते क्योंकि कानून ऐसा है, मगर हम पब्लिसाइज कर सकते हैं। और वही हुआ, और नतीजा ये हुआ कि जब पहला इलेक्शन सन 52 में हुआ तो ये उसमें था मैनिफेस्टो में ये लिखा गया, क्योंकि ज़्यादातर इसलिए कि मेरे संग हुआ था कि जब मेरे संग हो सकता था तो कैसे नहीं, और जो बेचारी औरतों को नहीं ये सहारा था वो कर सकती थी। मगर गांधी जी की और भाई की, जो उनको बहुत अफसोस तो ज़रूर हुआ मेरी हालत पे, मगर मुझे कोई सहानुभूति उन्होंने नहीं दी। बहुत सख्ती से मुझसे पेश आए, ये नहीं करना है, ये नहीं मांगना है, ये नहीं रहना। तो मैं बहुत गुर्बत में, गरीबी में रही काफ़ी वक्त। इसका कोई कारण होगा? हाँ, उसूल उस ज़माने का था। उस ज़माने का उसूल ये था कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा फेंक रहे थे देश के काम के लिए। तो गांधी जी ने एक दफ़े मैं जो जेवर नहीं पहनती हूँ, खैर अब तो बुढ़ी हो गई, पहनती क्या, मगर कभी नहीं पहना। मैं छोटी थी 22-25 बरस की, तो एक दिन गांधी जी ने मेरे हीरे की तरकियाँ अड़कियाँ जो कुछ मैं पहनी थी उतरवा लिया, अपने पास रख के कहा देखो ये मैंने उतार लिया है,
अब तुम्हारा खामन अमीन है, फिर ना बनवा लेना। तो वो मैं कभी नहीं भूली, कभी फिर ख्याल नहीं किया कुछ पहनने का। सत्याग्रह के बारे में आपके विचार? सत्याग्रह की तो एक हिस्सा मैं थी, विचार क्या बताऊँ, बारीक बिल्कुल उसमें पड़ गए थे हम लोग, वो सोचे का सवाल ही नहीं था। वही एक रास्ता था कि हम अपने सत्य से हम हराएंगे दुश्मन को, और वही हुआ। बेशक खून बहा और थोड़ी सी क्रांति हुई इधर उधर, मगर जितनी और मुल्कों में हुई है आज़ादी की लड़ाइयों में, उतनी उसके कहीं मुकाबले में नहीं हुई। भारत के बंटवारे में लॉर्ड माउंटबेटन का कितना हाथ था? बहुत हाथ था मेरे ख्याल में। मैं तो उस ज़माने में इन लोगों की मशवरों में नहीं थी, मैं तो बाहर से देखती थी, कोई भी नहीं थी। पर इसमें कोई शक नहीं, जो हुआ उसमें उनका बहुत वो हुआ। और ये भी बात थी कि एक लंबी लड़ाई के बाद, और ये याद रखने की बात है कि हमारी जो लड़ाई थी, जो बंदूकों की लड़ाई होती है, वो और तरह की होती है। धूम धाम, वर्दी, तमगे, इनाम, और मर गए तो बड़ी धूम के ये हीरो है, ये वो। उस लड़ाई में मरना जीना बराबर, किसी के पास पैसा नहीं, घर उठाने पड़े, बच्चे बहुतों के बेपढ़े लिखे रह गए। और तो इस तरह की लड़ाई में थक गए थे लोग बिल्कुल। और वो ज़माना ऐसा आ गया था कि जब यूरोप में लड़ाई जीत रहे थे तो निगाहें सबकी उधर थी कि जिस ध्येय के लिए वो लड़ रहे हैं वही हमारा ध्येय है। मगर चर्चिल हमको दबाना चाहता था, नहीं देना चाहता था। तो ये सब बातें ऐसी कुछ बस गई थी दिलों में कि ये ख्याल था कि अगर अब ये मौका नहीं लेते हैं तो शायद फिर बहुत दिन तक ना आए, और क्या जाने फिर चल सके लड़ाई के ना चल सके, क्या हो। तो और दबाव तो था ही माउंटबेटन का, क्योंकि उनके पास ब्रीफ थी मिस्टर एटली की। और ये सब मिल के हुआ, किसी एक आदमी की वजह से नहीं हुआ, मगर इसमें शक नहीं कि उनका बहुत बड़ा हाथ था। पुराने ज़माने की बात करते हुए एक नेता ने कहा है, जवाहरलाल सरदार पटेल को पसंद नहीं करते थे। दिल्ली दंगे में एक वक्त आया जब पटेल साहब ने इस्तीफ़ा दिया, नेहरू जी ने रिकमेंड किया, एक्सेप्ट किया, और साथ ही जयप्रकाश जी को होम मिनिस्टर बनाने की सिफारिश की। सिफारिश तो किससे करते, वो खुद थे नेता, तो वो खुद थे, किसकी सिफारिश करते, जिसको चाहते बना सकते थे। मैंने आपसे पहले ही कहा, 2 दफ़े जयप्रकाश को लाना चाहे, उन्होंने इनकार किया। बाकी सरदार पटेल मैं समझती हूँ हमारे बहुत बड़े नेताओं में से थे, बहुत काबिल नेताओं में से थे, और यदि वो ना होते तो शायद हिंदुस्तान आज़ाद भी ना होता, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमें राजा महाराजाओं ने तंग किया होता। ये उनकी काबिलियत थी। अब बाकी भाई की उनकी लड़ाई तो अखबार वालों ने इतनी बढ़ाई है बेहद, कि जो नाइत्तेफाकी बेशक थी और सही थी, क्यों ना 2 बड़े बड़े हस्तियों में किसी बातों पे नाइत्तेफाकी हो, मगर होते हुए भी कैसे उन्होंने चलाया। और ये सही बात थी कि कभी कभी मुठभेड़ हो जाती थी, वो अखबारों में आ जाती थी बात, मगर दोनों का उस वक्त होना बराबर ज़रूरी था।